नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एफओ की जो मैंने सीरीज चालू कर रखी है। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 5वां, जिसमें मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा उन सभी चीजों के बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अल्टीमेट एग्रीकल्चर का जो कोर्स मैंने लॉन्च कर रखा है 1,000 रुपए में, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कोर्स को जो आप खरीदोगे तो आपको बीएससी एग्रीकल्चर करते समय जितने भी मेजर सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे होंगे, यहाँ पर इन सब्जेक्ट के सभी नाम दिए गए हैं। ये सभी सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इसका वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपके जो डाउट्स होंगे उनको भी सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ साथ हर लेक्चर की आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, जो कि बहुत एक नंबर का नोट्स होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, इमेज है, टेबल है, डायग्राम है, जिनसे आपको समझने में आसानी हो। इस कोर्स को अगर आप खरीद लोगे तो इस कोर्स को खरीद लेने के बाद आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, जिसके अंदर एग्रीकल्चर पूछा जाता है, अगर उसमें एग्रीकल्चर आ रहा है तो आपको ये कोर्स खरीद लेना है। तो इस कोर्स को खरीद लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार इसको, जो इसका नोट्स दे रहा हूँ, इसको रिवाइज कर लीजिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका एग्जाम निकल जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इतने अच्छे से मैंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नियर अबाउट 600 घंटे से ऊपर की क्लास है, इतना ज्यादा कोई नहीं देने वाला है। और इतनी ज्यादा डिटेल में आपको कहीं भी पूरे इंटरनेट पर कहीं भी इतने ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1,000 रुपए का पेमेंट करके इसको परचेज कर सकते हैं। या तो फिर आप एक काम और कर सकते हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर पर या तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। देखो, मैंने बोला था अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि हम जो भी फील्ड क्रॉप ग्रो करते हैं उनकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे राइस की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है और वीट की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इस वजह से आप लोगों को ये सभी चीजें जानना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके जानना शुरू करते हैं। राइस के बारे में बात करें तो इसको थोड़ा सा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब जिसको उमस बोलते हैं, उमस। जब ठंडी में, जब गर्मी के समय में बरसात हो जाती है एक बार तो उमस होने लगता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। वो टेम्परेचर, उस तरीके का जो चीज होता है वो आपके राइस के कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जर्मिनेशन के लिए इसके मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, फ्लावरिंग के लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। वहीं अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसको लगभग 21 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए। फ्लावरिंग के लिए इसको 25 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ऑप्टिमम टेम्परेचर आप जरूर याद कर लीजिए। इसके साथ साथ टॉलरेट मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आपका जो राइस होता है वो टॉलरेट कर सकता है, इसके ऊपर जो टेम्परेचर जाता है तो टॉलरेट नहीं कर पाता है। और इसके साथ साथ इसको लगभग लगभग कितना, लगभग लगभग 100 से लेके 1500 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत होती है। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि 1,000 से लेके लगभग 1500 मिलीमीटर बरसात अगर एक साल में हो रही है तो इसको, इसके ग्रोथ पीरियड में, तो इसको इतना मोर देन इनफ होता है इसके ग्रोथ के लिए। रिक्वायर 100 से लेके 150 सेंटीमीटर रेनफॉल थ्रू आउट ग्रोथ पीरियड। इसकी जो ग्रोथ पीरियड होती है लगभग लगभग 125 दिन की जो फसल होती है, 125 दिन में आपको लगभग 1,000 से लेके 1500 मिलीमीटर बरसात की जरूरत पड़ती है। वैसे देखा जाए तो ये कैसा है, ऐसा एक एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। आपके गेहूं की बात करें तो गेहूं को एक कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट की जरूरत होती है, जब ह्यूमिडिटी कम हो, टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो इसके ग्रोथ के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर और ग्रेन फॉर्मेशन के लिए 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ साथ इसको लगभग 600 से लेकर 900 मिलीमीटर इसके ग्रोथ के लिए बरसात की जरूरत पड़ती है, इतने मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। और ये एक तरीके का लॉन्ग डे प्लांट है। इस तरीके से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी क्रॉप कैसी है, लॉन्ग डे प्लांट कौन सी है, शॉर्ट डे प्लांट कौन सी है। तो लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट के बारे में मैंने एक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जो मेरा है
उसमें मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है, जो मैं फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल में समझा रखा है। तो आप मेरा वो जो प्ले लिस्ट है उसको भी अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको वहां से भी आपको कुछ जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैच के बारे में बात करें तो ये जहां पर ग्रो किया जाता है लगभग 3,000 मीटर एल्टीट्यूड पे, बोले तो 3,000 मीटर अगर मीन सी लेवल से ऊंचाई है तो वहां पर इसकी खेती कर सकते हैं। उसके साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर इसके जर्मिनेशन के लिए 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 21 से लेके 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि अगर 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर हो जाएगा तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड, ग्रोथ के लिए 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लगभग 500 से लेके 800 मिलीमीटर बरसात इसको चाहिए। इतने मिलीमीटर बरसात चाहिए इसके ग्रोथ पीरियड में। ये एक डे न्यूट्रल प्लांट है क्योंकि खरीफ और रबी दोनों सीजन में इसको उगाया जा सकता है। सोरगम की बात करें तो एक तरीके का ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। इसको मिनिमम जो ग्रोथ पीरियड, मिनिमम इसके जर्मिनेशन का जो टेम्परेचर होता है 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ के लिए इसको 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और लगभग 40 से 60 सेंटीमीटर रेनफॉल थ्रू आउट द ग्रोथ ईयर इसको जरूरत पड़ती है। ये टॉलरेट कर सकता है ड्रॉट कंडीशन को, लेकिन वाटर लॉगिंग की कंडीशन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो गई तो ये पौधा सूख जाता है। बाजरे की बात करें, बाजरा एक वार्म सीजन की क्रॉप होती है। इसकी ग्रोथ के लिए इसको लगभग 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और लगभग 250 से लेके 350 बरसात की जरूरत इसको पड़ती है अब इसके ग्रोथ पीरियड में। ये गर्म कंडीशन को काफी ज्यादा टॉलरेट कर लेता है, और एक तरीके का ये शॉर्ट डे प्लांट होता है। इस तरीके से आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते रहना। बारले की बात करते हैं तो जिसको हम क्या बोलते हैं, बारले को हम बोलते हैं जौ। नॉर्मली नीड कोल्ड वेदर ड्यूरिंग अर्ली क्रॉप ग्रोथ पीरियड एंड वार्म एंड ड्राई वेदर एट मेच्योरिटी। क्योंकि जब ये मेच्योरिटी का समय आता है तो मेच्योरिटी इसकी अप्रैल के महीने में होती है, और अप्रैल के समय में जो क्लाइमेट होता है वो काफी ज्यादा ड्राई एंड वार्म हो जाता है, मतलब गर्मी पड़ने लगती है। और इसका जब सोइंग का टाइम होता है तो उस समय पर ये थोड़ा सा वहां पर ठंडी ज्यादा रहती है। नवंबर के महीने में इसकी बुआई करते हैं तो उस समय ठंडी ज्यादा रहती है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो लगभग इसको 350 से लेके 500 मिलीमीटर बरसात की इसको जरूरत पड़ती है इसको। अगर 350 से लेके 500 मिलीमीटर तक बरसात हो रही है इसके ग्रोथ पीरियड में तो वो इसका जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाएगा। ये जो है एक तरीके का लॉन्ग डे प्लांट होता है अपना जो बारले है। ग्राम की बात करें तो ग्राम को हम क्या बोलते हैं, ग्राम को हम बोलते हैं चना। ये एक विंटर सीजन की क्रॉप है जिसको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। ये भी एक तरीका का लॉन्ग डे प्लांट है। मिनिमम जिसका जो जर्मिनेशन का टेम्परेचर होता है वो 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और सुटेबल टेम्परेचर ऑप्टिमम की बात करें तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं इसका ओवरऑल जो पूरा ग्रोथ पीरियड है उसमें अगर 35 से लेके 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको मिल जा रहा है तो वो बहुत अच्छा कंडीशन इसके ग्रोथ के लिए माना जाएगा। सीवियर कोल्ड एंड फ्रॉस्ट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग कॉजेज डिट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द ग्राम सीड डेवलपमेंट। ध्यान से समझना, जो चना होता है, चने के सीड डेवलपमेंट के लिए अगर उस समय फ्रॉस्ट पड़ने लगे जिसको हम पाला बोलते हैं, अगर पाला वाली कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में जो ग्राम में सीड का डेवलपमेंट होता है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होता है। बोले तो ये फ्रॉस्ट की कंडीशन को सह नहीं सकता है आपका जो ग्राउंड की क्रॉप होती है। फील्ड क्रॉप की बात करें जिसको हम बोलते हैं मटर, तो मटर जो है ये भी एक कोल्ड सीजन की क्रॉप है। बोले तो ये भी रबी सीजन की क्रॉप है। मिनिमम टेम्परेचर इसके जर्मिनेशन के लिए 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 13 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। वाटर रिक्वायरमेंट इसकी जो ग्रोथ पीरियड में है वो 400 से लेकर 600 मिलीमीटर होना चाहिए। ये एक तरीके का शॉर्ट डे प्लांट होता है अपना। ये अपना ग्राम जो है ये एक लॉन्ग डे प्लांट होता है। ये लॉन्ग डे है, ये अपना लॉन्ग डे प्लांट है, इस वजह से बहुत ध्यान से इसको देख लेना। और ये अपना जो है मटर जो है ये शॉर्ट डे प्लांट है। कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि रबी सीजन का ये भी है और रबी सीजन का ये भी है, लेकिन आपका मटर जो है शॉर्ट डे प्लांट है और जो ग्राम है ये लॉन्ग डे प्लांट है। इसके साथ साथ जो बारले है ये भी लॉन्ग डे प्लांट। तो इसमें जो मटर है ये अपवाद में आ रहा है, तो इस वजह से इसको ध्यान से समझ लेना। फ्रॉस्ट कैन डैमेज द प्लांट ड्यूरिंग फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पीरियड में अगर इसमें भी फ्रॉस्ट की कंडीशन आती है तो मटर की जो फसल होती है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और हाई ह्यूमिडिटी हो जाने की वजह से इसमें जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, पाउडरी मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू डिजीज, वो बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो अगर इसके ग्रोथ पीरियड में या फ्लावरिंग के पीरियड में ह्यूमिडिटी इसको ज्यादा मिल गई तो ये पौधा डैमेज होने लगता है। बात करते हैं पिजन पी की जिसको हम बोलते हैं अरहर। अरहर की बात करते हैं तो ग्रो वेल अंडर वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है।
इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्रॉप को एक फेयरली मॉइस्ट और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है। ये काफी ज्यादा हार्ड क्रॉप होती है, तो थोड़ी हार्डी क्रॉप होती है, इस वजह से इसको प्रॉपर एक कोई टेम्परेचर की रेंज नहीं होती है। हार्ड क्रॉप होती है, लेकिन इसको जो फ्लावरिंग और राइपनिंग के टाइम पर अगर इसको थोड़ा सा ब्राइट सनी वेदर मिल जाए तो इसकी जो फ्रूट की सेटिंग होती है वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है, और ये ससेप्टेबल होता है फ्रॉस्ट के प्रति। केवल इसको फ्रॉस्ट से बचा लो तो बाकी और सभी चीजें से खुद ही बच जाता है। ग्राम की बात करें तो जिसको हम चना बोलते हैं, ग्रीन ग्राम, ये एक हॉट क्लाइमेट होता है। और सॉरी, ग्राम नहीं, ग्रीन ग्राम की बात हो रही है, जिसको हम मूंग बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मूंग। मूंग जो होता है ये हॉट क्लाइमेट की फसल होती है, और इसका जो एवरेज एनुअल रेनफॉल की जरूरत पड़ती है, इसको लगभग 600 से लेके 800 मिलीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। बेस्ट टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 25 से लेके 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो बेस्ट टेम्परेचर है उसमें चल सकता है। कैन टॉलरेट ड्रॉट बट टू ए ग्रेट एक्सटेंड, ये मतलब कुछ हद तक जो सूखा वाला कंडीशन होता है उसको ये टॉलरेट कर सकता है। जो ग्रीन ग्राम होता है ये भी एक तरीके का डे न्यूट्रल प्लांट होता है, तो इसको भी आपको बहुत ध्यान से याद करना है। कंसीडर्ड द हार्डेस्ट पल्सेस क्रॉप एमंग ऑल पल्सेस क्रॉप, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हम लोग पल्सेस क्रॉप ग्रो करते हैं दाल वाली फसलें, उसमें सबसे हार्डी क्रॉप कौन सी होती है? ग्रीन ग्राम होती है, जिसको हम मूंग बोलते हैं। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि जब बीमार रहते हैं तो कहते हैं मूंग दाल की खिचड़ी खाया करो। वैसे इसका हार्डी होने और मूंग दाल की खिचड़ी से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, याद करने के लिए मैंने आप लोगों को बोला है। हार्डी क्रॉप का मतलब ये होता है कि ये हर तरीके के कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है। ये सूखे को भी टॉलरेट कर जाता है, थोड़ा सा टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है तो उसको भी टॉलरेट कर सकता है, डे न्यूट्रल लेंथ को भी टॉलरेट कर सकता है। तो मतलब थोड़ा सा हार्डी क्रॉप होता है। ये इन्वायरमेंट के थोड़े से जो चेंज पर कम डिपेंड कर पाता है, कम खराब होता है। ब्लैक ग्राम की बात करें तो जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं उड़द। उड़द की जो दाल होती है यह भी एक हॉट और ह्यूमिड ग्रोइंग सीजन का क्रॉप है। इट कैन बी ग्रोन, कई बार ये पूछा जाता है किस सीजन की फसल है, तो चाहे उड़द है चाहे ये मूंग है, ये सभी खरीफ सीजन की फसल है, तो ये भूलना नहीं। ये भी खरीफ की है और ये भी खरीफ सीजन की फसल है। इसको जो समुद्र तल से ऊंचाई है लगभग 2000 मीटर के समुद्र तल की ऊंचाई पर इसको ग्रो किया जाता है। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 400 से लेके 600 मिलीमीटर इसको बरसात की जरूरत पड़ती है। और हैवी रेन ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इसके हार्मफुल होती है काफी यील्ड के लिए, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग कंडीशन है या हाई जो वाटर है, ये आपकी दलहनी फसलों के लिए अच्छा नहीं होता। कोई भी दलहनी फसल है अगर उसको ज्यादा पानी मिल रहा है या वाटर लॉगिंग की कंडीशन आ जा रही है तो वो दलहनी फसल आपका सही से ग्रो नहीं हो सकता है। तो क्योंकि जो ग्रीन ब्लैक ग्राम है ये भी दलहनी फसल है, तो ये भी उस क्राइटेरिया में फिक्स बैठती है। सोयाबीन की बात करें तो ये एक वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट है। इसको ग्रो करने के लिए 26 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, और लगभग 600 से लेकर 750 मिलीमीटर की बरसात की जरूरत पड़ती है। और ये जो सोयाबीन होती है खरीफ सीजन की फसल होती है, और खरीफ के सीजन के साथ साथ ये एक शॉर्ट डे प्लांट होता है। ग्राउंड नट की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? मूंगफली बोलते हैं। मूंगफली कैसा है? एक तरीके का ये अडाप्टेबल क्रॉप है जो कि तीनों सीजन में ग्रो करी जा सकती है, लेकिन अधिकतर ये खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, तो इसको आप भूलना नहीं, बिल्कुल याद किया रहना कि ये खरीफ सीजन की क्रॉप है। इसका जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा ग्रो होती है, और 50 से लेके 100 सेंटीमीटर इसका जो एनुअल रेनफॉल है उसमें अच्छे से ग्रो हो सकती है, और 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसकी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। फ्लावरिंग की बात करें तो क्लाउडी जो वेदर होता है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होता है इसकी फ्लावरिंग। बोले तो जब ये फ्लावरिंग कर रहा होगा तो फ्लावरिंग करते समय अगर बादल हो रहे हैं, क्लाउडी वेदर है, तो इसकी जो सीडलिंग है, इसका सॉरी इसका जो सीड सीड सेटिंग है या फ्लावरिंग है, ये काफी ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो ये इसकी बात करें तो ये एक डे न्यूट्रल प्लांट होता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉट के कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन फ्लडेड कंडीशन को ये स्टेब्लिश नहीं कर पाता है। तो इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मस्टर्ड की बात करें तो जिसको हम मस्टर्ड या फिर रेप सीड बोलते हैं, ये भी एक कोल्ड सीजन की क्रॉप होती है, जिसको हम रबी सीजन की क्रॉप भी कह सकते हैं। इसको रबी सीजन में ज्यादातर ग्रो किया जाता है। इसको ड्राई वेदर चाहिए और ब्राइट सनलाइट चाहिए और एडिक्वेट सॉइल मॉइस्चर चाहिए, जिससे इसका जो ऑयल परसेंटेज है वो अच्छा बना रहे। वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 35 से लेकर 45 सेंटीमीटर इसको पानी की जरूरत पड़ती है, और ये ड्रॉट कंडीशन को ना तो टॉलरेट कर सकता है और ना ही वाटर लॉगिंग कंडीशन को। दोनों तरीके के कंडीशन इसके लिए हार्मफुल होती है। अगर ज्यादा सूखा पड़ गया तो भी नुकसान करेगा, और ज्यादा अगर बरसात हो गई तो भी नुकसान करेगा। बोले तो अगर खेत में जल भराव हो गया तो भी मटर आपका जो मस्टर्ड है इसके लिए नुकसानदेह होता है। सूरजमुखी की बात करते हैं तो जिसको हम क्या कहते हैं? सूरजमुखी बोले तो इसको
सनफ्लावर कहते हैं। ये एक वाइड स्पेक्ट्रम की क्रॉप होती है। ये भी एक तरीके की खरीफ सीजन की क्रॉप होती है, लेकिन इसको भी तीनों सीजन में ग्रो किया जाता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसके लिए जरूरी होता है। और 30 से लेकर 150 सेंटीमीटर बरसात और लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए चाहिए होता है। और ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज क्रॉप रिक्वायर्ड कोल्ड टेम्परेचर चाहिए इसको थोड़ा सा। और ये कितना होता है, ये 38 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हायर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ये बहुत अच्छे से ये ग्रो कर पाती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो हमारा कॉटन की क्रॉप है। कॉटन की जो क्रॉप होती है, ये एक वार्म सीजन की क्रॉप है बोले तो। ये भी एक खरीफ सीजन की क्रॉप होती है। कॉटन की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसको लगभग लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की और लगभग 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक डेली जो मीन टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सीड जर्मिनेशन के लिए इसको 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड की जरूरत पड़ती है। और प्रॉपर अगर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ इसको करनी है तो लगभग 27 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। एबेंडेंट सनलाइट अगर इसको मिलता रहता है बॉल फॉर्मेशन के समय, तो ये बहुत अच्छे से बॉल फॉर्मेशन कर पाएगा और हार्वेस्टिंग के समय पर एक गुड क्वालिटी प्रोड्यूस दे पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो अच्छा सनलाइट मिलेगा तभी इसके अंदर जो कपास है, जो रेशा बनता है, वो रेशा तभी अच्छे से बन पाएगा। हैवी सोवर और इरिगेशन ड्यूरिंग फ्रूटिंग कैन कॉजेज सिडरिंग ऑफ द फ्लावर, यानी कि अगर हैवी सोवर्स हो जाए या फिर इसके साथ साथ इरिगेशन ज्यादा हो जाए फ्लावरिंग के टाइम पर, तो जैसे ही फ्लावरिंग के टाइम पर हम ज्यादा पानी देते हैं तो इसका जो फ्लावर होता है वो गिरने लगता है। ये हर क्रॉप की बात कर रहा हूँ। अगर फ्लावरिंग के समय पर हमने ज्यादा इरिगेशन दे दिया तो हमारी जो कोई भी फ्लावर वाली क्रॉप है वो गिरने लगती है, फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। तो फ्लावरिंग के टाइम पर हमको दो चीज नहीं करना होता है। एक तो फ्लावरिंग के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, ना बिफोर ना आफ्टर, ये चीज नहीं बोल रहा हूँ। एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग वी शुड अवॉइड इरिगेशन एंड नाइट्रोजन एप्लीकेशन। जब फ्लावरिंग हो रही होती है तब हमको ना तो इरिगेशन करना चाहिए और ना ही हमको इसके अंदर फर्टिलाइजर डालना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही प्रक्रियाएं उसके फ्लावरिंग को अफेक्ट करती हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और है कि फ्लावरिंग से पहले, जैसे फ्लावरिंग आने से 10-15 दिन पहले सिंचाई करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर नहीं किया हमने सिंचाई तो फ्लावरिंग के समय पर करेंगे नहीं तो बाद में पौधे के लिए पानी की कमी पड़ जाएगी। शुगर केन की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप होता है। कई लोग इसको सब ट्रॉपिकल में और ट्रॉपिकल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो शुगर केन जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है, रिक्वायरिंग इन एवरेज एनुअल रेनफॉल लगभग 250 से लेकर 300 सेंटीमीटर बरसात की जरूरत पड़ती है। ऑप्टिमम इसका जो ग्रोथ टेम्परेचर होता है वो लगभग 32 से लेकर 35 होता है। और ये डे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लाइट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्पेशली टिलरिंग। टिलरिंग के समय पर अगर लाइट इसको मिलती रहेगी, बोले तो अगर प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी तो इसके टिलर ढेर सारे निकलते हैं। टिलर क्या होता है, जो जमीन से ढेर सारे गन्ने निकलते हैं ना, उसी को हम टिलर बोलते हैं। तो अगर प्रॉपर टिलर की जरूरत है इसमें तो इसके लिए एक प्रॉपर सनलाइट की जरूरत इसको होनी चाहिए, प्रॉपर इसको सनलाइट मिलनी चाहिए, जो कि आपको मिलता ही मिलता है, कोई उसमें बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती। शॉर्ट डे लेंथ डिक्रीजेस द नंबर ऑफ टिलर, अगर शॉर्ट डे लेंथ हो गई तो इसका जो टिलर है वो कम निकलेगा। अंडर लॉन्ग डे लेंथ कंडीशन द प्लांट प्रोड्यूसेस मोर ड्राई मैटर, जब लॉन्ग डे कंडीशन होती है और थोड़ा सा ड्राई कंडीशन हो जाता है तो ड्राई ड्राई कंडीशन में गन्ने के अंदर जो सुक्रोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ अगर लॉन्ग डे लेंथ हो जाती है तो इसके अंदर ड्राई मैटर जो है वो बढ़ जाता है। पोटैटो की बात करें तो ये एक टेम्परेट सीजन की क्रॉप है जिसको ज्यादातर हम रबी सीजन में ग्रो करते हैं। इसके ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो जर्मिनेशन इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होता है और इसके वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 17 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ट्यूबराइजेशन के लिए इसको 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। और ट्यूबराइजेशन अगर 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो हमारा ट्यूबराइजेशन स्टॉप हो जाता है। कहने का मतलब ये मार्च और अप्रैल, यही दोनों महीने में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर शूट अप होता है। 30 के ऊपर जैसे ही जाएगा तैसे ही इसका जो ट्यूबर है उसकी जो फॉर्मेशन है और जो आलू का कंद है वो बड़ा होना बंद हो जाता है। क्लाउडी वेदर या फिर रेनी डे ये काफी ज्यादा हाईली ह्यूमिड, काफी ज्यादा अनफेवरेबल होता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रहा है तो इसकी वजह से अगेती झुलसा और पछिती झुलसा जो लगता है, ब्लाइट वाला बीमारी, ये आलू में ज्यादातर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम आगे बात कर रहे हैं अपना एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की, कि कौन से क्रॉप कौन से एरिया में ज्यादा ग्रो करा जाता है और इसका प्रोडक्टिविटी कैसी है। जैसे राइस के बारे में बात करें तो राइस का जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन भी वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। जबकि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब में
खरीफ में लगभग 20 क्विंटल पर हेक्टेयर और रबी में 31 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका पैदावार होती है। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश एरिया में है और पंजाब प्रोडक्शन में भी उत्तर प्रदेश है, और पंजाब में इसका लगभग 41.79 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से पंजाब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी में आगे। मैच की बात करें तो कर्नाटका एरिया भी सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन भी कर्नाटका में ज्यादा है, जबकि आंध्र प्रदेश इसकी प्रोडक्टिविटी में आ गया। कॉटन है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एरिया, पंजाब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 4.2 है। सोयाबीन की बात करें तो इसका जो एरिया है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, लेकिन वही प्रोडक्टिविटी है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। टोटल पल्सेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो दाल का उत्पादन है वो मध्य प्रदेश में एरिया भी सबसे ज्यादा है, और जबकि प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश ज्यादा है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, ये चीज थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले क्या था कि जो दाल का प्रोडक्शन था वो आपका मध्य प्रदेश में ज्यादा मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नया जो लेटेस्ट डाटा है उसमें ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। टोटल एरिया में तो मध्य प्रदेश ज्यादा आगे है, लेकिन प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश आगे है। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र है यहाँ प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। टोटल परसेस की बात कर रहे हैं ये। टोटल ऑयल सीड की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा एरिया रखता है और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, और तमिलनाडु इसका जो है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए है। ग्राउंड नट की बारे में बात करें तो गुजरात इसका जो है वो एरिया सबसे ज्यादा है, और आंध्र प्रदेश जो है इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, तमिलनाडु की प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मस्टर्ड की बात करें तो राजस्थान में दोनों, चाहे एरिया की बात हो चाहे प्रोडक्शन की बात हो, राजस्थान में ही सबसे ज्यादा है। लगभग 10 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास इसका प्रोडक्शन होता है। शुगर केन के बारे में बात करें तो एरिया भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रोडक्टिविटी आपका महाराष्ट्र में ज्यादा है। जूट है वेस्ट बंगाल में, एरिया भी सबसे ज्यादा है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, और इसके प्रोडक्टिविटी जो है वो 23.40 क्विंटल पर हेक्टेयर है। टोबैको की बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा एरिया है, गुजरात में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। अरहर महाराष्ट्र दोनों ही है, सोरगम दोनों चीजों में महाराष्ट्र ही आगे है, सनफ्लावर में कर्नाटका दोनों में सबसे ज्यादा आगे है, और सनफ्लावर में महाराष्ट्र दोनों में आगे है। मैंगो की बात करें तो मैंगो में एरिया उत्तर प्रदेश में ज्यादा है और प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में ज्यादा है। जो चाय की बात करें तो आसाम में एरिया भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है। अगर आलू की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन भी होता है और एरिया भी सबसे ज्यादा है। अगर प्याज की बात करें तो प्याज का एरिया भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, और उसके साथ साथ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन भी होता है। फ्रूट की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है फ्रूट के प्रोडक्शन में, एरिया में, और आंध्र प्रदेश जो है इसके वो प्रोडक्शन में ज्यादा है। फ्रूट क्रॉप लीडिंग इन प्रोडक्शन, आंध्र प्रदेश में फ्रूट क्रॉप लीडिंग होता है, और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। आगे अपन बात करते हैं जनरल रिकमेंडेड फर्टिलाइजर डोज, यानी कि एनपीके हम कितने रेशियो में देते हैं। तो जैसे अपनी जो सीरियल क्रॉप होती है उसमें 4:2:1 के रेशियो में देते हैं। जैसे अगर 4 किलो नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 2 किलो फास्फोरस देंगे और 1 किलो पोटास देंगे, 4:3:1। इस तरीके का जो रेशियो होता है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे एक बार पूछा गया था कि जो पल्सेस क्रॉप होती है इसमें एनपीके का जो नॉर्मल रेशियो होता है वो कितना होता है, तो 1:2:1 होता है या फिर 1:2:2 होता है। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन अगर आपको आ जाएगा तो उसी को टिक करना रहेगा। अगर आपको सबसे पहले ये मिल जाएगा 1:2:1 तो इसको आप टिक लगा सकते हो, ये सबसे ज्यादा आपका बिल्कुल सुटेबल है। ऑयल सीड की बात करें तो 3:2:1 है। फाइबर और फॉडर क्रॉप की बात करें तो 2:1:4 है। बोले तो 2 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 भाग नाइट्रोजन, 1 भाग फास्फोरस और 4 भाग पोटास। तो फाइबर क्रॉप में पोटास ज्यादा देते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि चारे वाली फसल है या फिर फाइबर वाली फसल है उसमें पोटास ज्यादा पड़ता है। पल्सेस की बात करते हैं तो पल्सेस में नाइट्रोजन और पोटास कम पड़ता है, जबकि फास्फोरस ठीक ठाक पड़ता है। सीरियल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पड़ता है। नाइट्रोजन की डिमांड सबसे ज्यादा किस में होती है, सीरियल में होती है। पल्सेस में नाइट्रोजन की डिमांड सबसे ज्यादा कम होती है। ऑयल सीड में नाइट्रोजन की डिमांड थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन पल्सेस के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन सीरियल के मुकाबले कम होती है। फॉडर में पोटास की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस ऑफ डिफरेंट क्रॉप। डिफरेंट डिफरेंट जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं उनके इन्फ्लोरेसेंस कैसे होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। पौधे में जो फ्लावर लग रहे हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। द इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो पौधे की फ्लोरल एक्सिस है उस पे किस तरीके से फ्लावर लग रहे हैं, कौन कौन से क्रम में फ्लावर लग रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरोसेंस बोलते हैं। जैसे अपना है पेनिकल। पेनिकल किस में पाया जाता है, राइस में, लीची में और मैंगो में। किस तरीके का एग्जाम्पल होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होती है
इसके बाद इसमें बगल बगल में एक्सेस निकली होती है, फिर वहां से फिर आपको ढेर सारे यहाँ पर ऐसे देखने को मिलते हैं फ्लावर। ये जो आपको पीले पीले दिख रहे हैं, ये फ्लावर देखने को मिलता है। तो इसकी जो एक्सिस होती है पेनिकल की, वो इस तरीके की एक्सिस होती है। ये कैसा होता है, ब्रांच क्लस्टर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का एक पूरा ब्रांच का क्लस्टर होता है। आप आम के बौर आपने देखे होगा, लीची का बौर देखा होगा और राइस देखा होगा। इनका सबका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो पेनिकल टाइप का होता है। स्पाइक हेड या फिर ईयर, जो वीट है या बाजरा है, ये आपका स्पाइक और हेड कहते हैं इसके। और सैमोज या रेसिम, मस्टर्ड जो होता है उसको सैमोज या रेसिम बोलते हैं। इसमें ऐसे तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है और इसी में ढेर सारे ऐसे सरसों भरे रहते हैं। और दो छिलके होते हैं, दोनों छिलके में ऐसे ऐसे भरे रहते हैं जब आप इसको तोड़ोगे। और इसके बीच में एक पतली सी परत होती है जो इस वाले सरसों को और इस वाले सरसों को दोनों को अलग अलग रखती है। बीच में वही एक बहुत पतली सी परत पाई जाती है, जब आप सरसों को तोड़ते हो तो आपको दिखता भी है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्रैम्बोज बोलते हैं या फिर रेसिम पुष्पक्रम बोलते हैं। तो क्रैम्बोज या फिर रेसिम पुष्पक्रम किस में पाया जाता है, मस्टर्ड में पाया जाता है। टेसल क्या होता है, जो मेज का मेल पार्ट होता है उसको हम टेसल बोलते हैं। और जो फीमेल पार्ट होता है मेज का उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। मेज में जो ऊपर लगा होता है यहाँ पर मक्के में, उसको हम क्या बोलते हैं, टसल बोलते हैं। और यहाँ पर जो मूछें निकली होती हैं, जहाँ पर भुट्टा लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। टेसल निकलने की प्रक्रिया को टेसलिंग बोलते हैं और सिल्क निकलने की प्रक्रिया को सिल्किंग बोलते हैं। एरो क्या होता है, जो शुगर केन है, शुगर केन का जो फ्लावरिंग होता है, वो इसका इन्फ्लोरेसेंस शुगर केन का, वो एरो के नाम से जाना जाता है। कैपिटोलम क्या होता है, जिसको हेड बोलते हैं। तो सनफ्लावर आपने देखा होगा, इस तरीके का होता है, बीच में ऐसे ढेर सारे सीड होते हैं और बगल बगल में इसका वो फ्लावर होता है और बीच में ढेर सारे सीड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सनफ्लावर। ये कैसा होता है, कैपिटुलम। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सनफ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो होता है कैपिटुलम का। ए डेंस हेड ऑफ ए स्मॉल फ्लावर सराउंडेड बाई ए ब्रैक्ट, एक ब्रैक्ट के अंदर ढेर सारे इसमें फ्लावर होते हैं और इन्हीं फ्लावर्स में से फिर आपका क्या निकलता है, ढेर सारे सीड लग जाते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होता है, जो अपना सनफ्लावर है, सनफ्लावर में किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, कैपिटोलम पाया जाता है। स्पेडिक्स की बात करें तो ये बनाना के अंदर पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या होता है कि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एक कवर के अंदर ढका होता है, स्पेडिक्स के अंदर ढका होता है। तो स्पेडिक्स टाइप का एक इसके अंदर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये बनाना में पाया जाता है। कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें स्टार्टिंग में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि जो टर्मिनल इन्फ्लोरेसेंस होता है, टर्मिनल में जो पत्तियां होती हैं, जो फ्लावर होते हैं, वो एक कवर के अंदर ढके रहते हैं और बाद में जब ये कवर खुलता है तो ये सभी निकल जाते हैं और बाद में यहीं पर ये आगे बढ़े, बाद में ये ग्रो होके केला बन जाता है, ये पूरा बड़ा बड़ा केला बन जाएगा। फिर ये वाला खुलेगा तो फिर केला आएगा, फिर ऐसे 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 खुलता जाएगा, ऐसे 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 करके खुलता जाएगा और नीचे पूरा चल के ऐसे क्या करके खुलता जाएगा और एक एक करके इस तरीके से ऐसे निकलता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं, पूरा एक मंजरी तैयार हो जाती है, पूरा एक इन्फ्लोरेसेंस तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं। तो पेनिकल में क्या क्या होता है, राइस, लीची और मैंगो होता है। स्पाइकलेट में क्या होता है, वीट और बाजरा होता है। रेसिम किसमें होता है आपका, रेसिम या फिर सैम्बोस क्रेम्बोस किसमें होता है, मस्टर्ड में। टेसल होता है मेल मेल पार्ट ऑफ मेज। और सिल्क क्या होता है, मेल फीमेल पार्ट ऑफ मेज। एरो शुगर केन में होता है। कैपिटोलम किसमें पाया जाता है, सनफ्लावर में पाया जाता है। स्पेडिस में क्या पाया जाता है, अपना बनाना। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो काफी छोटी थी, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं थी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए, अगर नहीं किया हो दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके जो सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक वीडियो देख रहे होंगे, जिसको आप देख के आप परचेज कर सकते हो, हमारा 1,000 रुपए वाला जो कोर्स है अल्टीमेट एग्रीकल्चर को, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आप एक अच्छे मुकाम पर एक अच्छे तरीके से लेके जा सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देख रहे होंगे, इस प्लेलिस्ट को भी आप देख के अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।